हाँ, तो मेरे क्रेजी के टुकड़ों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू, इससे पिछले वाले हमने जाना था रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आपको आज की कक्षा में क्या क्या बताने वाला हूँ। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कौन कौन सा विधि होता है। और आज की क्लास में हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करना एकदम आसानी से आसानी भाषा में सीखेंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके हम अपना कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अब जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। इसमें लिखा है, क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्यों। देखिए बाबू, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है। हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, इसलिए अभिक्रिया से पहले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद के प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का पालन हो सके। मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान के चलिए बाबू, आप दुकान पे गए, दुकान पे 40 रुपया प्रति केजी अगर चीनी है, वो आपको 999 ग्राम देगा तो आप थोड़ा सा हचकचाते हैं। मतलब 1 ग्राम कम होता है तो आप क्या बोलते हैं, भैया तनी कम बेसी दे दो, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह से कभी कभी अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मान के चले बाबू, हम यहाँ पे क्या किए, H दिए प्लस का O2 दिए और हमको इधर मिलता है H2O मिलता है ना बाबू। ध्यान समझिएगा, इसको मैं समझाने का बता रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु कितना था, 1, ऑक्सीजन दिया आपने 2, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुआ हमको हाइड्रोजन मिल गया 2, ऑक्सीजन मिल गया 1। लीजिए, तो हम जो यहाँ पे 2 दिए थे वो यहाँ पे 1 मिल रहा है, जो 1 दिए तो 2 मिल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। इसको संतुलित हम इस नियम के तहत करते हैं, ठीक है, इसको हम समझेंगे। लेकिन क्यों, आखिर समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है इसका पालन करना पड़ता है, इसलिए इसको संतुलित करना आवश्यक होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है क्यों, कहिएगा हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले वाले क्या कहते हैं, अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक है उसमें जितने भी तत्व हैं उसका परमाणु, और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद मिला है उसका प्रत्येक परमाणु का संख्या समान होना चाहिए, जिससे बाबू द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन हो सके। इसको देखिए, आप लोग रट्टा मत मारिए, समझिएगा, ठीक है। तो बाबू इसी कारण द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के कारण ही बाबू हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। अब कहिएगा गुरुजी, ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ये क्या कहता है, ध्यान समझिए। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत बड़ा आता है, ठीक है, तो इसे ध्यान से आप समझिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1889 ईस्वी में एंटोनी लेवोजियर ने किया था, ठीक है। ये कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश। जैसे मान के चलिए आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन में मान के चलिए आप अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन लिए हैं 1 और अभिक्रिया के बाद आपको 2 मिल गया, तो ऐसा नहीं है ना उस आसमान में टपक के 2 हो गया, नहीं। आप अगर 1 दिए थे तो इधर 1 मिलना चाहिए। और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि अभिक्रिया में जो भी आप पदार्थ लिए हैं उसमें द्रव्यमान जो है वो उसमें बन सकता है, और जो है ना वो विनाश हो सकता है। अब बात को समझ रहे हैं ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बन सकता है और ना ही है तो विनाश हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जब अभिक्रिया जब कराए तो हम 5 गो हाइड्रोजन दिए तो अभिक्रिया बाद हमको 10 गो मिल गया, 10 गो कैसे मिल जाएगा। इसीलिए बाबू हम उसको बैलेंस करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं ये बराबर है। तो बाबू द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। तो होपफुली बाबू आपको ये दोनों का दोनों बात समझ में आ होगा, दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बाबू अब हम सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण को प्रायः कितने विधि के द्वारा आप संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, रासायनिक समीकरण को हम प्रायः 2 विधि के द्वारा संतुलित कर सकते हैं, जिसमें जो पहला विधि होता है उसका नाम बाबू अनुमान विधि या तुक्का विधि। दूसरा होता है बाबू बीज गणितीय विधि। बाबू कभी कभी बिहार बोर्ड में बीज गणितीय विधि से किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए लॉन्ग टाइप यानी कि 5 नंबर में देता है। तो अब आज की क्लास में हम आपको 2 तरीका से बेहद आसानी भाषा में सिखा देंगे कि किसी भी इक्वेशन को आप कैसे
बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे बाबू अनुमान विधि। इससे मान लीजिए बाबू ये आपका इक्वेशन है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल रहा है ना बाबू। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो बाबू मैग्नीशियम है ये बाबू आपको कितना है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और अभिक्रिया के बाद आपको मैग्नीशियम भी एगो मिला है और ऑक्सीजन भी एगो मिला है। अच्छा सोचिए, अगर हम बाबू यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ भी तो 1 है ना, और यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, 2, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे हम 2 डाल दिए, तो देखिए बाबू यहाँ पे 2 से 1 में गुणा होगा, 1 में गुणा होगा ना बाबू, तो आपको ऑक्सीजन भी 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। और बाबू अगर हम यहाँ पे 2 डाल दिए, देखिए मैग्नीशियम इधर भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2, यानी कि बाबू देखिए तो ये आपका जो आपका इक्वेशन था वो आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया बाबू, संतुलित हो गया, ठीक है। तो बाबू इस तरह के जगह अगर हम किसी भी इक्वेशन को इस तरह से अगर संतुलित करते हैं तो उसे कहते हैं अनुमान विधि या तुक्का विधि। मन लहादेह बोले तनु। दूसरा देखिए क्या है, इधर बाबू आपका हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन बाबू आपका 2 है, ठीक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है बाबू आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाबू आपका 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन 1 है तो हम अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो देखिए बाबू यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 2 में इन सबके साथ गुणा हो तो क्या होगा, 2 कम 2, यहाँ पे 2 हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन 2 दुना के 4 हो गया ना, तो हम यहाँ पे फिर से 2 लगा देंगे, देखिए तो 2 दुना के 4 इधर हाइड्रोजन, 2 दुना के 4 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इसके बाद भी 2 ऑक्सीजन, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि बाबू ये भी आपका संतुलित हो गया। समझ रहे हैं ना बाबू, एकदम आसानी से बता रहे हैं ना। इसको देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो नाइट्रोजन 1 गो है और हाइड्रोजन 3 गो है। तो पहले हम काम करते हैं, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन तो 2 को बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 गुणा के 6 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 कर देते हैं, देखिए बैलेंस हो गया ना। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 गो, यहाँ पे भी 3 गुणा के 6 गो हो गया। इसका मतलब ये भी संतुलित हो गया ना। तो इस तरह से आप किसी भी अगर रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं तो उसे कहते हैं अनुमान विधि या तुक्का विधि। लेकिन अगर यही थोड़ा सा बड़ा हो गया तो छोटा छोटा है तो आप ध्यान बना दे रहे हैं, लेकिन बड़ा होगा जो आपको बताने वाले हैं तो उसमें आप ऐसे फंस सकते हैं, जिसमें 2 गो 3 गो तत्व दिया हो, इसमें तो 2 गो दिया है, छोटा छोटा है, इधर इधर दिमाग लगा कर दे रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा दिया होगा, एक्सटेंड फॉर्म में दिया होता, आप उसे कैसे बैलेंस करिए वो भी एकदम आसानी तरीके से बताएंगे, बस आपको समझना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बीजगणितीय विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को बीजगणितीय विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कैसे बैलेंस करते हैं उसको, ठीक है। देखिए बाबू, सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये लॉन्ग टाइप में आता है और बहुत ही आसान है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है ना, और हम सबसे पहले इसको x मान लेंगे, Mg को x मान लिए, एक अलग तत्व है ऑक्सीजन, इसको हम y मान लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमको मिला है उत्पाद के रूप में हम इसे Z मान लेंगे। अच्छा गुरु जी, इसके बाद कुछ और होता तो उसको हम कुछ और मान लेते। हमने सबसे पहले मैग्नीशियम को x मान लिया, ऑक्सीजन को y मान लिया, जो हमको उत्पाद मिला उसको Z मान लिया, ठीक है बाबू। और कुछ होता तो और कुछ मान लेते। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, एकदम आसान है, केवल स्टेप को समझिएगा। अब बताइए LHS और RHS लिखने के बाद बताइए तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट भाग लिया है। बोलिए मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीशियम और यहाँ पे लिख देंगे बाबू ऑक्सीजन। O2 मत लिख दीजिएगा, केवल ऑक्सीजन, ये उसका अणु है, केवल आपको एलिमेंट लिख देना है, बहुत बढ़िया। आपका एक मैग्नीशियम है, एक बाबू आपका ऑक्सीजन है। चलिए अब आप बताइए, मैग्नीशियम यहाँ पे कुछ भी नहीं तो कितना है बाबू, 1 है ना, और 1 में जब x के साथ गुणा होगा तो कितना होगा, x ही होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको हम इस दुनिया में लेके आते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम कुछ भी नहीं तो कितना है बाबू, 1 है ना, 1 है, बहुत बढ़िया। 1 में जब z के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, z होगा, यानी कि x बराबर आपका z हो गया, मैग्नीशियम दोनों बराबर है, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन को तो देखते हैं, ऑक्सीजन में कितना बाबू 2 है, और 2 में जब y के साथ गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, आपका 2y हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, अब यहाँ पे देखिए बराबर दे देंगे, इधर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन उसमें तो क्या है बाबू, 1 है, 1 में जब z के साथ गुणा होगा तो z हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे और इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। देखिए इतना काम करने के बाद, चाहे आपको इस टाइप का दिया हो, चाहे कोई अलग टाइप का दिया हो, चाहे कितना हो बड़ा रासायनिक समीकरण हो,
और उसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले बाबू x बराबर आप 1 मान लीजिएगा। क्या मानिएगा बाबू? x बराबर 1 लिखिएगा। माना x बराबर 1, ठीक है, x बराबर आपने 1 मान लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 बाबू क्या है बाबू? x बराबर z है ना, x बराबर आपका z है, इसलिए x का मान, अगर x का मान आपको कितना है आपका, बोलिएगा x का मान 1 है तो अब z का भी मान आपको कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चूंकि आपने समीकरण 1 से लिया तो x बराबर z है और x का मान आपने क्या माना? 1 माना है ना, तो जब 1 को लेकर इसमें पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो एक z का मान 1 मिल गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको x का मान मिल गया, z का मान मिल गया, बचा किसका बाबू? आपको y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बाबू? आपको y का मान निकालना है, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए बाबू आपको समीकरण 2 में जाना पड़ेगा। लिखिएगा समीकरण 2 से, क्या लिखिए बाबू? समीकरण 2 से, बोलिए आपका समीकरण 2 कितना है? 2y बराबर का z, बहुत बढ़िया। 2 है तो 2, y है तो y, और z का मान बाबू कितना मिला है? z का मान मिला है बाबू 1। y का मान निकालना है, बराबर किधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाए, यानी कि y बराबर 1/2। ठीक है, तो बाबू हमने 3 मान पुट किया था, तीनों को मान निकालना है। अच्छा गुरुजी, इसका मतलब कि आप मान निकालने के लिए इसको इक्वेशन माने थे? हाँ बाबू, मान के चलिए यहाँ पे कोई और एलिमेंट रहता तो हम उसका भी मान निकालते। बस आपने इस इक्वेशन से x y z का मान निकाल लिया, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे जगह नहीं, आप नीचे ही बनाइएगा, हम इसके बगल में बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, आपका इक्वेशन क्या था बाबू? आपका इक्वेशन था बाबू x mg था ना बाबू, प्लस का y o2, बहुत बढ़िया, और एरो मार करके z का आपका mgo था, बहुत बढ़िया। अब बताइए बाबू x का मान कितना आया है? x का मान बाबू कितना है? देखिए तो 1 आपने माना है, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लस y का मान क्या है बाबू? 1/2, यानी कि 1/2 बाबू आपका क्या हो गया? O2 हो गया, बहुत बढ़िया। और z का मान बाबू कितना है? z का मान बाबू आपका 1, यानी कि 1 में होगा तो केवल केवल mg हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी अभिक्रिया में ये जो फ्रैक्शन के रूप में मान नहीं आना चाहिए, तो अगर इस फ्रैक्शन को हटाना है तो क्या करेंगे? ये अंश बटा हर के रूप में है ना, अगर हम हर से ऊपर वाले में सबसे गुणा कर देंगे तो ये ऊपर कट जाएगा। जैसे यहां पर 2/3 है, इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे आएगा ना 3 × 2, तो 3 से 3 कट जाएगा। उसी तरह नीचे बाटा में 2 है, हम ऊपर वाले में सबसे 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हर से गुणा करने पर, हर से गुणा करने पर बाबू आप बताइए, जब यहाँ पे 2 है तो 2 में सबसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2mg। क्या हो जाएगा बाबू आपका? 2mg प्लस यहाँ पे देखिए 2 × 1/2 O2 प्लस यहाँ पे 2mgo, 2 से 2 खत्म। अब आपका फाइनल बन गया तैयार। 2mg है तो बाबू 2mg, बहुत बढ़िया। प्लस यहाँ पे 1 में O2 से होगा तो केवल O2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2mgo बाबू ये आता है 5 नंबर का, देख लीजिए बिहार बोर्ड का लेवल। अब अभी आपका तैयार हो गया। क्या भारी है? आप खुद बताइए, भारी है? नहीं। हमने क्या किया है, पहले बाबू जितना अरेंजमेंट था उसके बगल में x y z माने, क्योंकि हमको पता नहीं है। मैथ में जब पता नहीं क्या मान लेते हैं, मानने के बाद से बाबू हमने क्या किया है, एक साइड को LHS, एक साइड को RHS, हमने जितना एलिमेंट है उसका नाम लिख दिया है, और उसको हमने उसके कोफिशिएंट के साथ गुणा किया है, और जो हमको मिला है मान लिए हैं। मानने के बाद उसको इक्वेशन मान लिए हैं। उसके बाद से बाबू हम क्या किए हैं, कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे अन्य दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण हो, वहां पे x बराबर आपको 1 मान लेना है। x का मान जैसे निकलेगा तो आपको इक्वेशन में पुट करके y z जितना भी आप माने हैं सबका मान निकालना है, पुट करना है। और अगर हर में कोई भी मान आता है तो उसको हटाने के लिए ऊपर वाले में सबसे गुणा कर कट के बाकी जो मान बचेगा आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, और यही बाबू आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में एक और एग्जांपल लेकर आपको समझा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।